हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है और आप लगातार एफर्ट डाल रहे हैं और सक्सेस पाने के काफ़ी करीब हैं। उसमें जो भी मेरा हेल्प हो सकता है वो मैं ज़रूर दूंगा। तो हमारी जो सीरीज़ मैंने अभी रिसेंटली एक नई बुक स्टार्ट की है एडुटेरिया की जो 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसे नेचर के क्वेश्चन है जो आपको बेयर मिनिमम पता होना ही होना चाहिए। मतलब इससे आप नहीं मुंह नहीं मोड़ सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 100 सेट हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन ईच है। तो टोटल जो है 5000 क्वेश्चन बनते हैं। 5000 में हमने 4 सेट ऑलरेडी कर लिया, मतलब 200 क्वेश्चन कर लिया है। एंड ये एक माइलस्टोन जैसा तो है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में, बिलीव मी, बहुत जल्दी मैं कवर करा दूंगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रैक्टिस सेट 5 से ऑनवर्ड बढ़ते हैं और देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सीधा। नंबर 1 क्वेश्चन, सेट नंबर प्रैक्टिस सेट 5 से पहला क्वेश्चन है। इन विच ईयर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता एक मॉडरेट लीडर थे, मॉडरेट नेशनलिस्ट थे। ये मॉडरेट मेथड को यूज़ करते थे। इन्होंने फाउंड किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को कब? 1885 में। आंसर इज 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह मेहता इन 1885। वाई इज़ डेथ वैली फेमस। डेथ वैली फेमस क्यों है? डेथ वैली फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है। एक्सेसिव हीट की वजह से कोई भी उधर जाता है तो सर्वाइव नहीं कर पाता है और उसका डेथ हो जाता है। तो ड्यू टू एक्सेसिव हीट इट इज़ कॉल्ड डेथ वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल से रिलेटेड पूछा है। पहला देखिए अपना, एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन रिवर डेल्टास। तो सही है, ये तो रिवर डेल्टा में पाया जाता है एंड रिवर बेसिन में भी पाया जाता है ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इन द पेनिनसुलर रीजन। दिस इज ट्रू। सेकेंड है, एवरी ईयर न्यू एलुवियल सॉयल डिपोजिटेड बाई फ्लड्स इज कॉल्ड बांगर। ये गलत है। ये खादर कहते हैं, बांगर नहीं कहते। इसे खादर कहते हैं, बांगर नहीं कहते हैं। बांगर पुराने वाले जो डिपॉजिट होते हैं उनको कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं, पोटास कंटेंट इज फाउंड इन एलुवियल सॉइल। दिस इज ट्रू। तो 1 एंड 3 सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। 1 एंड 3 सही है, तो आंसर होगा डी। सोलर इक्लिप्स अकर्स इन विच कंडीशन। सोलर इक्लिप्स कब बनता है? सोलर इक्लिप्स तब बनता है जब पृथ्वी को सूर्य नहीं दिखाई दे, सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो क्या बीच में आएगी? तीन ही चीज़ होती है। हम जानते हैं कि एक सन होता है और एक मून होता है और एक होता है पृथ्वी। तो सन जो है, सन और पृथ्वी के बीच में अगर मून आ जाए, सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाए तो हमें क्या होगा? हमें ये सन दिखेगा नहीं, तो सूर्य ग्रहण उस कंडीशन को बोल देंगे। उस कंडीशन को सोलर इक्लिप्स कहेंगे। तो कंडीशन देखते हैं, व्हेन सन कम्स बिटवीन मून एंड अर्थ, दिस इज रॉन्ग। व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, दिस इज ट्रू। फोर्थ का हो जाएगा सी, सही आंसर होगा। व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप्स द रिजर्व ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा यूरेनियम का जो रिजर्व है वो है ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। देखिए कहीं कन्फ्यूजन भी होता है, कई बार कजाकिस्तान भी आंसर लगता है, लेकिन टॉप रिजर्व्स की बात हो रही है, टॉप प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। प्रोडक्शन में तो कजाकिस्तान आगे हैं ही, रिजर्व में जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो 5 का सही आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो डेविस स्ट्रेट जो है बैफिन बे और पैसिफिक ओशियन को सेपरेट नहीं करता है, तो डेविस स्ट्रेट जो है ये गलत है। बाकी सब सही है। जैसे 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में है। डोवर स्ट्रेट जो है ये है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में है। तो डेविस स्ट्रेट जो है इसमें सही आंसर होगा। विच साइट इज़ नोन एज द साइट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल। तो इसका देखिए, ऑलिव रिडली टर्टल ज़्यादा जो है ये पाए जाते हैं कहाँ पे? ये भीतरकनिका जो रीजन है, भीतरकनिका, वहाँ पे पाए जाते हैं। साइट है इनका सुल्तानपुर, तो आप जानते हैं कि ये हरियाणा में है। पेरियार केरल में, सिंपलीपाल अगेन सिंपलीपाल उड़ीसा में है, बट आंसर सही होगा भीतरकनिका। विच फॉरेस्ट एरिया इज नोन एज लंग ऑफ अर्थ।
तो अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट हैं उन्हें हम लंग ऑफ अर्थ कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी होल्ड करता है ये जगह, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला जो बेसिन है, कि वो इसे हम अर्थ का लंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम डैमेज टू द ओजोन लेयर, मैक्सिमम डैमेज ओजोन लेयर को करता है CFC, जिसे हम CFC जो है इसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो 9th का सही आंसर होगा D। और CFC जो है मेनली जो है रेफ्रिजरेंट में जो यूज होता है, रेफ्रिजरेंट में वही डैमेज करता है CFC को, मतलब CFC वही होता है और जाके ओजोन को डैमेज करता है। तो सही आंसर होगा हमारा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया है, आंसर होगा A.G. टैंसली। A.G. टैंसली इज द राइट आंसर, A.G. टैंसली। विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग मतलब कि अरेबियन सी में जाके गिरती है ये नदियाँ। तो नर्मदा भी गिरती है, तापी भी गिरती है और माही भी गिरती है। महानदी जो है ये तो ईस्टर्न में जाके गिरती है। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, महानदी जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये ईस्ट फ्लोइंग नदी है। बाकी तीनों नदियाँ नर्मदा, माही, तापी, ये तीनों वेस्ट फ्लोइंग है और जाके अरेबियन सी में अपने आप को ड्रेन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो इसका सही आंसर होगा, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन सा नहीं है, कंबशन, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रिसिपिटेशन एंड रिस्पायरेशन। तो सही आंसर क्या होगा, 13 का प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, क्या होता है यहाँ पे, रेन जो होता है ना उसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। बाकी रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन से ही होता है, कंबशन भी ऑक्सीडेशन से होता है, एंड डाइजेशन ही ऑफ फूड जो है वहाँ पे भी ऑक्सीजन का यूज होता है। तो सही आंसर होगा प्रिसिपिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल भी है बट अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक जो है कार्बन का ही अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है, बट ये जो है ना ये एक बहुत अच्छा नॉन मेटल होने के बाद भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रबर जो है ये पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का। सही आंसर होगा आइसोप्रीन। ए मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज, ए मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज, 16th का राइट आंसर विल बी डी, प्लेन एंड कन्वेक्स। प्लेन एंड कन्वेक्स। द रॉड ऑफ विच मटेरियल इज ऑफन यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका सही आंसर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमेशा जो रॉड यूज़ करते हैं उसे हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। 17th का राइट आंसर होगा बी, सॉफ्ट आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर देखिए, दो चीज़ों की को मिला दोगे ना तो मिक्सचर हो जाता है। तो 18वां का सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज आर द मिक्सचर्स। जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो भी है, फिल्ट्रेशन भी एक मेथड है जिससे फिल्टर करके, जैसे नहीं होता है कि छन्नी से छान लिया, दैट इज फिल्ट्रेशन। डिस्टिलेशन इज ऑल्सो, इसमें क्या है, एक टेम्परेचर मेंटेन करा के उसको डिस्टिल करके निकालते हैं, सेपरेट करते हैं दो मिक्सचर्स को। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस वेयर इन सीधा जो है एक सॉलिड जो है गैस बन जाता है, ठीक है, दैट इज सब्लिमेशन। तो ऑल ऑफ दीज आर द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय फीमेल जेनिटल ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो ये है, एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है और रिलैक्सिन भी है। तो आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब मैच करना है वाइटामिन्स और उसके इफ़ेक्ट को। अगर वाइटामिन की कमी हो जाए, कुछ हो जाए तो, या फिर वो क्या काम करता है वो वाइटामिन, वो हम जानते हैं, टोकोफेरोल, और उसके बाद है नेफ्थोक्विनोन, थाइमिन और सियानोकोबाल्मिन, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स टाइप का, एक बी कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है B12, साइनोकोबालामिन। तो
इसकी कमी से क्या दिक्कतें होती हैं वो देख लेते हैं, या फिर क्या काम करता है ये। तो 20 का सही मैच क्या होगा? 20 का मैच होगा, एक का होगा 3, ए का 3, यानी कि टोकोफेरोल का होगा इनफर्टिलिटी। अगर टोकोफेरोल की कमी हो गई तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। नैप्थोक्विनोन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा आपको? ब्लड डज नॉट क्लॉट, विटामिन के होता है ये नैप्थोक्विनोन। थाइमीन की कमी हो गई तो क्या होगा? थाइमीन की कमी हो जाएगी तो आपको हो जाएगा क्या? बेरी बेरी। ठीक है। और साइनोकोबानाबिन का अगर दिक्कत आया तो नर्वस डिजॉर्डर हो सकता है आपको। सही आंसर होगा 20 का बी। अगला सवाल है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड बाय हुम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जो चीज़ यूज करता है अमीबा? अमीबा क्या करता है? अपने जो इसके पास स्यूडो पोड़ा होते हैं उससे क्या होता है, घेर लेता है फूड को, पहले घेर लेता है और उसको फिर घेर के बंद कर देता है और उसमें वो मर जाता है और अमीबा उसको इंजेस्ट करता है ऐसे, इस तरीके से स्यूडोपोडा के हेल्प से। अमीबा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। ये जो है ना अमीबा, क्या यहाँ पे कुछ आया तो इसको धीरे से ना ऐसे करके क्लोज कर देगा। ये जो होते हैं स्यूडोपोडा बोलते हैं, ये जो है ना स्यूडोपोडा बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? सही आंसर होगा इसका जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। In which part of constitution the provision of cooperative society has been made? तो ये पार्ट है पार्ट 9b। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट इशूज 6 टाइप्स ऑफ रिट्स, दिस इज ट्रू। ठीक है। वाइल द हाई कोर्ट इशूज 5 टाइप ऑफ रिट्स। 6 टाइप ऑफ कौन कौन सा? हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडमस होता है, सर्टिरोरी होता है, प्रोहिबिशन होता है और सो वारंटो होता है। इसके अलावा क्या होता है यार? 6 तरीके का तो नहीं होता है। खैर, दूसरा देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, वाइल द हाई कोर्ट इशूज रिट्स अंडर आर्टिकल 226। ये तो बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 2 ओनली, बिकॉज दोनों जो है ना, सुप्रीम कोर्ट भी 5 तरीके के ही रिट्स इशू करता है और हाई कोर्ट भी 5 ही तरीके के करता है। तो सही आंसर होगा हमारा दूसरा ही ओनली सही है, पहला गलत है। Which one of the following is correct regarding fundamental duties? The fundamental duty was added to Indian Constitution on suggestion of Sardar Swaran Singh Committee. This is absolutely true. This is absolutely true. The Sardar Swaran Singh Committee had suggested the addition of 8 fundamental duties in the Constitution. 10 fundamental duties were added to the Constitution by 42nd Constitutional Amendment. This is true. And presently 12 fundamental duties have been included in Indian Constitution. This is not true because only 11 ही fundamental duties हैं, एक बाद में ऐड किया गया था। तो पहला और तीसरा तो सही है। दूसरा जो है सही है, दूसरा भी, क्योंकि इन्होंने बोला था 8 करने के लिए, बट 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 42वें संशोधन के द्वारा बस। बट चौथा सही नहीं है बिकॉज 12 नहीं, ये 11 है। तो सही आंसर होगा हमारा सी, 1 2 3 इज करेक्ट। अगला देखते हैं, Which of the following are the salient features of the Government of India Act 1919? Government of India Act 1990 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इसके जो सेलियंट फीचर में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस, ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय सेंटर टू द provinces is true. Then system of diarchy in executive government of provinces, this is also true. Under this, for the first time the union budget was separated from the state budget, this is also true. तो तीनों सही है, तो आंसर होगा हमारा all, यानी कि डी, all are correct. Who was entrusted with the responsibility of the Ministry of Railways and Transport in the first cabinet of independent India? तो ये जो रेलवे मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट वगैरह दिया गया था, ये दिया गया था किसे? ये दिया गया था डॉक्टर जॉन मिथाई को, डॉक्टर जॉन मिथाई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू डेवलप कॉटेज इंडस्ट्री? इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो है। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये भी है, ये भी है।
प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ना कि एक ये डीपीएसपी नहीं है। तो 28 का सही आंसर होगा सी, ठीक है, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्टेट नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ स्टेट्स एनेक्स्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा जो है स्टेट इन चारों में से वो एनेक्स नहीं हुआ था पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से? तो सतारा तो हुआ ही था, अवध भी हुआ था, झांसी भी हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा 29 का, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पॉलिसी से नहीं हुआ था, अवध नहीं हुआ था, मिस गवर्नेंस की वजह से हुआ था। यहाँ पे बोला गया कि मिस गवर्नमेंट चल रही है तो इसलिए इसको एनेक्स किया जा रहा है। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी कि मतलब आपका अगर कोई सन नहीं है तो आप अपने एडॉप्टेड सन को नहीं बिठा सकते हैं गद्दी पे, वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माना जाएगा और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अधीन ले लेगी। बट अवध में तो बैठे थे उस समय, तो वहाँ पे शासक भी थे, ठीक है, बट उनको बोला गया कि ये मिस गवर्नेंस कर दिया है इन्होंने और इस वजह से इनके ये अवध स्टेट को हम लोग एनेक्स कर ले रहे हैं। तो सही आंसर होगा 29 का सी। व्हेन वाज शारदा एक्ट पास्ड टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज ड्यूरिंग द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? तो शारदा एक्ट एक बहुत ही फेमस एक्ट है, बहुत ही फेमस है ये एक्ट है। ये 1930 में पास किया गया था ताकि जो चाइल्ड मैरिजेज उस समय चल रहे थे उसको ख़त्म किया जा सके, कुछ एज बढ़ा दिया जाए, इस तरीके का ये शारदा एक्ट था। बाय हुम वाज द फर्स्ट इंडियन फादर्स स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा 31 का बी, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा वाज द फर्स्ट इंडियन फार्मर्स स्कूल इस्टेब्लिश्ड, इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इन पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, एन.जी. रंगा के द्वारा। बाई हुम वॉज द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर एडिटेड? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो पैट्रियोटिक जो न्यूज़पेपर्स थे उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका सही आंसर होगा सी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये एडिट किया जाता था इंडियन मिरर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम रिजेक्टेड? तो सही आंसर होगा 33 का सी, 1909 का जो लाहौर का सेशन था वहाँ पे बोला गया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो 1909 में एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म, क्योंकि इसी ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है ये लाया था सिस्टम भारत में, और इसको कांग्रेस ने अपने 1909 के लाहौर सेशन में इसको रिजेक्ट किया था। व्हेन वाज द डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग? दिस इज ऑल्सो अ स्टार मार्क क्वेश्चन। आंसर होगा इसका 34 का 16 अगस्त 1946। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जालियावाला बाग मासेकर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जालियावाला बाग मासेकर? तो 35 का सही आंसर होगा आफ्टर दिस गांधी मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह। दिस इज रॉन्ग। जालियावाला के बाग के बाद नहीं, फर्स्ट जो इनका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का वो चंपारण सत्याग्रह था, ना कि ये वाला था, ठीक है। बाकी सब सही है। हंटर कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द जालियावाला बाग इंसिडेंट, बिल्कुल ट्रू है। द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू, ये भी सही है, और डॉक्टर सत्यपाल तो थे ही उनके साथ। आफ्टर दिस गांधी जी रिटर्न्ड द टाइटल ऑफ केसरे हिंद, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है डी। इन विच पीरियड सिल्वर वॉज फर्स्ट फाउंड इन इंडिया? कौन से पीरियड की बात हो रही है सिल्वर में? तो सिल्वर का सही आंसर क्या होगा? सिल्वर का सही आंसर होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये सिल्वर पा लिया था इन्होंने, बट ये लोग आयरन नहीं पा पाए थे। आयरन तो ये बाद में मिला है वैदिक पीरियड में। आर्यंस को श्रेय जाता है आयरन का। नेक्स्ट देखते हैं, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ शिलादित्य? शिलादित्य का टाइटल किसने लिया है, होल्ड किया है? सही आंसर होगा हर्षा ने। हर्षा जो था, हर्षा
ठीक है, हर्षचरित्र इसके ऊपर लिखा गया, कादम्बरी इसके ऊपर लिखा गया, और इसने भी कुछ प्लेज लिखे थे, रत्नावली जैसे है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये शासक था। और इसके समय में जो है हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, वेन स्वांग आया था इंडिया में, वेन स्वांग, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसे शिलादित्य भी बोला जाता है। आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट इज कंसिडर्ड टू बी द इनकारनेशन ऑफ कृष्णा एंड विष्णु। तो सही आंसर होगा 38 का डी, चैतन्य महाप्रभु। ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी एक्टिव रहे भक्ति मूवमेंट को लेकर। द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, बिहार में थी, अभी तो नहीं है, विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन भागलपुर बिहार बाय विच रूलर। तो ये इसको किया था, किसने किया था, विक्रमशिला को किया था धर्मपाल ने। धर्मपाल जो है पाल वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक था धर्मपाल। इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनवाया था, बट बख्तियार खिलजी ने इसको तहस नहस कर दिया था। 39 का सही आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स स्पेंट हिज रॉयल लाइफ इन द सर्विस ऑफ महात्मा बुद्धा। तो इसका सही आंसर होगा 40 का बिम्बिसार। बिम्बिसार जो था अपना पूरा ही जो है लाइफ जो है, रॉयल लाइफ जो है इनके सर्विस में, महात्मा बुद्धा के सर्विस में इसने निकाल दिया था बिम्बिसार ने। बिम्बिसार वही है जिसने हर्यक वंश का स्थापना किया था। ड्यूरिंग हुज रेन इब्न बतूता केम टू इंडिया। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। मोरक्को जो है, ठीक है, मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से ये आया था भारत में। किसके शासनकाल में आया था पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इंडिया में आया था। व्हाट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और नगरीय सभ्यता होने के बाद भी कौन से एज में, कौन सा एज माना जाता है, तो इसे कॉपर और जो है इसे कॉपर एज माना जाता है, ब्रॉन्ज एज इसे माना जाता है, माफ़ कीजिएगा, ब्रॉन्ज एज इसे माना जाता है, ठीक है। सही आंसर होगा ब्रॉन्ज एज। नगरीय सभ्यता तो थी। हु रोट द बुक तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही लिखा था किसने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है। ये इसे लिखा था यहया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय हैड लॉन्गेस्ट टेन्योर। तो हार्डिंग, कर्जन, लिनलिथगो और इरविन में बताना है आपको। तो ये जो लॉर्ड लिनलिथगो है इसका शासन सबसे ज़्यादा है इन सब में। पीरियड। एनाटोमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़। तो ये स्टडी करता है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में इंक्लूडेड नहीं है। सही आंसर होगा इसका इनकम ऑफ फॉरेन रेसिडेंट जो है इसको पार्ट नहीं बनते। इनकम ऑफ फॉरेन रेसिडेंट जो होता है ये जीडीपी में आते हैं, जीडीपी में आते हैं, बट जीएनपी में नहीं आते हैं। जीएनपी में ओनली जो है इंडिया का जो जीएनपी में, जीडीपी में जो है इनकम फ्रॉम फॉरेन रेसिडेंट्स जो है भारत से बाहर जो गए हैं वो कमा के भेज रहे हैं वो आते हैं, बट इनकम फ्रॉम फॉरेन इसकी कंडीशन देखो। जीएनपी में क्या है, जीएनपी में जो है कि भारत का जो नेशनल बाउंड्री के अंदर है उसके अलावा बाहर से भी जो पैसा आ रहा है सबको मिला के जो पैसा होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है कि इसमें से डिप्रिशिएशन माइनस कर दोगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, बट वो अभी वहाँ पे नहीं पचड़े में फंसते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट रिमिटेंस तो आता ही आता है। जो हमारे लोग विदेशों में रहते हैं वो पैसा जो भेजते हैं वो आएगा, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एक्सटर्नल डेप्ट। मान लीजिए कुछ हमने पैसा दूसरों को दिया है, दूसरे देशों को दिया है, तो वो तो कुछ इंटरेस्ट देंगे, तो वो भी पैसा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। एक्सटर्नल ग्रांट के जो पैसे होंगे वो भी हमारा जो हमें मिला है एक्सटर्नली, मतलब मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने हमें कुछ पैसा मिला है, एक्सटर्नली हमें कुछ ग्रांट मिला है, वो भी हमारा जो है जीएनपी का पार्ट होगा। इनकम ऑफ फॉरेन रेसिडेंट, मान लीजिए कि कोई फॉरेनर आके हमारे यहाँ रह रहा है, वो इनकम जनरेट कर रहा है यहाँ पे, तो वो तो अपने देश भेज देगा ना, हमारे पास थोड़ी रहेगा। तो ये जो है इंक्लूडेड नहीं होगा, आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 47th देख लेते हैं। द सेल
ऑब्लिक परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन मार्केट इज कॉल्ड। द सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन मार्केट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि आरबीआई कराता है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कराता है, जहाँ पे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता और बेचता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। अगर ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट के बॉन्ड को बेच देगा। अगर कम पैसा है तो गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीद लेगा। ये तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज़ नॉट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जारी करती थी, अभी तो बंद हो गया, अलग बात है। इसके अलावा जो है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस भी जारी करती है, बट ये जो है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट नहीं जारी करती है। तो आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि नॉट पूछा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं शॉर्ट में, एग्जिम बैंक, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। एग्जिम बैंक 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। Who among the following releases the Global Financial Stability Report? This is important. Global Financial Stability Report was issued by रिलीज कौन करता है? ये करता है IMF, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1945 में ये बना था और ज्वाइंटली IMF और वर्ल्ड बैंक को मिला के हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। चलिए अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जिसे हम रिमेंबर रखना चाहेंगे। बिम्बिसार डिफीटेड whom and merged the kingdom of अंगा इन मगध। तो ब्रह्मदत्त था उस समय, अंग पे चढ़ाई करके बिम्बिसार ने उसे मार दिया था, हत्या कर दिया था उसका, और अंग को जो है मगध में मिला लिया था। बिम्बिसार से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। ही मेड राजगृह द कैपिटल ऑफ मगध, बिम्बिसार की बात करें। ही सेंट राजवैद्य जीवक इसी के राज वैद्य था, और इसे भेज दिया था कि जाओ तुम बुद्धा के सर्विस में जाओ, उनको देख रेख करो, उनका हेल्थ का ख्याल रखो। ही वॉज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु ने बिम्बिसार को मार के गद्दी पे बैठ गया था ये। अजातशत्रु वॉज नोन बाय द नेम कुनिक। ही रूल्ड मगध फॉर अबाउट 32 ईयर। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु वॉज किल्ड बाय हिज अगेन सन। तो भैया हिस्ट्री रिपीट करती है, उदयीन ने इसको मार दिया, इसी का पुत्र था ये। उदयीन ने पाटलीग्राम का फाउंड किया था, जो कि प्रेजेंटली पटना है। एंड शिशुनाग जो था, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली। शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। कालाशोक जो था, ये शिशुनाग वंश का ही था। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्रा। एंड बिम्बिसार वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, बिम्बिसार हमने देखा भी था कि इसने अपनी ज़िंदगी जो है बुद्ध की सेवा में लगा दी थी। वाइल अजातशत्रु जो था, इनिशियली ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म, बट बाद में ये बुद्धिज़्म का ये फॉलोअर हो गया। और पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, उसमें अजातशत्रु ही उस समय शासक था मगध का। शिशुनाग सक्सेसर वाज कालाशोक, अच्छी बात है। एंड नंदीवर्धन वाज द लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। कालाशोक के समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ था, उसके समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के समय। महापदम नंद ने फाउंड किया था नंद डायनेस्टी का। ठीक है, और जो अंतिम शासक था, लास्ट रूलर ऑफ मगध डायनेस्टी वाज धनानंद या घनानंद, या धनानंद, डी होना चाहिए, धनानंद होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य इस्टेब्लिश द मौर्य डायनेस्टी बाय डिफीटिंग धनानंद। ठीक है, और किसके हेल्प से ये इन्होंने हराया था? तो कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, इनकी मदद से इन्होंने हरा दिया था धनानंद को।